हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है यूट्रोफिकेशन। इसको हम डिटेल में जानेंगे कि यूट्रोफिकेशन क्या है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव के पे भी इस पे काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आते हैं। देखिए, एक फ्रेज़ आपने सुना होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कभी हम कुछ भी खाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं तो कहा जाता है कि कुछ भी चीज़ आप हद से ज़्यादा करेंगे, एक्सेस में करेंगे तो वो सही नहीं है। तो ये टर्म यूट्रोफिकेशन कुछ ऐसी ही है। यहाँ पे वाटर बॉडीज़ में, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में एबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये कॉन्सेप्ट आज हम डिटेल में जानेंगे और उसके कॉजेज़, इफ़ेक्ट सब डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके, इसका एड्रेस यहाँ पे मिसिंग है, t.me/Veronica_om, या फिर आप सिर्फ वेरोनिका स्टडी IQ सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। अब ये जो टर्म है यूट्रोफिकेशन, ये कहाँ से डिराइव हुई है? ग्रीक वर्ड है यूट्रोफोस, जिसका क्या मतलब है? नरिश्ड और एनरिच्ड। ये आपको याद रखना है कि वहाँ पे वो काफ़ी नरिश्ड है। यूट्रोफोस का मतलब है नरिश्ड, जहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो, एनरिच्ड हो। तो यूट्रोफिकेशन वहीं से डिराइव हुआ है। अब देखिए, यूट्रोफिकेशन किसी एक्वाटिक सिस्टम में हो जाता है तो वो किस तरीके से दिखता है। ये लेक आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ऐसे भी आपने आगे पीछे देखा होगा, एल्गल ब्लूम या काफ़ी ज़्यादा ग्रीन आपको पानी दिखेगा, उस पर लेयर्स दिखेंगी, तो ये यूट्रोफिकेशन का ही एग्जाम्पल है। अब in context with the environment, eutrophication can be defined as the addition of artificial or non-artificial substances such as nitrates and phosphate. तो ये जो रेड कलर में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम यूट्रोफिकेशन को पढ़ते हैं, इसको डिफाइन क्या करते हैं कि एडिशन होती है किसकी? आर्टिफिशियल या नॉन आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस की, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए। तो ये याद रखिएगा, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं यूट्रोफिकेशन के। इस तरह के सब्सटेंसेस जब ऐड होते हैं, किसके थ्रू ये ऐड होंगे? फर्टिलाइजर्स के थ्रू, सीवेज या आपको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है उसके थ्रू, फ्रेश वाटर सिस्टम पे। कहाँ पे जाएंगे? ये सारी चीज़ें फ्रेश वाटर सिस्टम में ऐड होंगी तो हम उसको यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। और इससे क्या होगा? जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वाटर बॉडी की, यानी जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जो वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, स्मॉल इन साइज, वो ग्रो करेंगे। उनका ब्लूम हमको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लग जाएंगे, उसको ब्लूमिंग कहेंगे वाटर बॉडी में। तो ये सब इसको हम क्या कहेंगे? यूट्रोफिकेशन, राइट। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपको याद रखना है। और ये जो डेफिनेशन हम रीड आउट करेंगे, ये पहली ऐसी डेफिनेशन है जो OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने 1970s में दी थी यूट्रोफिकेशन के लिए। इन्होंने कहा था, यूट्रोफिकेशन इज एन एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स दैट कॉजेज स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द इकोसिस्टम। यानी यूट्रोफिकेशन वो है जिसमें वाटर बॉडीज जो हैं उनमें काफ़ी न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इनके ऐड होने से क्या होता है? जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहां पे काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस किस तरह की हैं? एल्गी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एल्गी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रो करने लगती है। एक्वाटिक प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए जैसे, वो ग्रो करने लगते हैं। फिश की जो स्पीशीज़ है, बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं, जो फिशेज़ हैं, वो मरने लगती हैं, डिप्लीट होने लगती हैं, या फिर इन अदर टर्म्स आप कह सकते हो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और जो वाटर की क्वालिटी है वो भी कम होने लगती है। उसके बाद और भी इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं वो देखे जाते हैं। तो ये यूट्रोफिकेशन की वन ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन है जो OECD ने 1970s में दी थी। अब देखिए, ये जो टर्म है यूट्रोफिकेशन, अब ये बहुत ज़्यादा सामने आई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से जो सब्सटेंसेस, जैसे मैंने कहे आपको, नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा
इंट्रोड्यूस होने लग गए हैं एक्वाटिक सिस्टम में, फ्रेश वाटर सिस्टम्स में। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैड लेड टू कम्युनिटी चेंजेस एंड डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। और ये सब का रीज़न क्या है? आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस जो है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका सोर्स आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, यानी जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बाकी मैन्योर्स यूज़ करते हैं, उनके थ्रू, ह्यूमन यूज़ के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में फ्रेश वाटर्स में जाते हैं, उससे यूट्रिफिकेशन होता है। और इस वजह से ये ज़्यादा न्यूज़ में या सुनने देखने में भी हमको ये टर्म आती है। This aspect has become increasingly important with increase in human population। अब जैसे जैसे human population grow कर रही है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने land degradation में भी पढ़ा। देखिए हर टॉपिक environment ecology का एक दूसरे से कनेक्ट होता है। यहाँ पे शायद हम कुछ चीज़ें मिस कर दें, हम किसी और लेक्चर में पढ़ लेंगे, लेकिन जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अब लैंड डिग्रेडेशन में हमने पढ़ा था, और हर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा जो एक रीज़न है ह्यूमन पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, वो रीज़न हमेशा है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड को काट के वहाँ पे उसको एग्रीकल्चरल में लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का, और वहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, और उससे यूट्रोफिकेशन हो रही है। और यूट्रोफिकेशन का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है, मेजर एंथ्रोपोजेनिक इफ़ेक्ट्स। और इससे काफ़ी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं क्लाइमेट पे, जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन, global warming, depletion of the ozone layer, large scale environmental disturbances in relation to its potentially harmful effect on natural ecosystem। तो अल्टीमेटली आप देखिए हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उससे ह्यूमंस क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उनके इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो पिक्चर है, देखिए किस तरह से आपको पानी के सरफेस पे ये जो ग्रीन कलर है, ये एल्गल ब्लूम आपको दिखता है कि न्यूट्रिएंट्स एल्गी लेती है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। फिर देखिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, और फिशेस में आपको, क्योंकि एल्गी ब्लूम करेगी, मैं जैसे आपको बताऊंगी, तो पानी की क्वालिटी कम होगी। इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि एल्गी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेगी, या जब ये डिकम्पोज होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगी, तो हाइपोक्सिक कंडीशंस आपकी बनेंगी। तो बाकी का जो फाउना है, फ्लोरा एंड फाउना है, वो डिप्लीट होने शुरू हो जाएगा। तो इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा देखिएगा कि किस तरह से न्यूट्रिएंट इनटेक होगा, एल्गल ब्लूम होगा। अब यूट्रोफिकेशन की क्या टाइप्स हैं? यूजुअली 2 टाइप्स हैं। पहला नेचुरल यूट्रोफिकेशन, ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी होती है कि कोई भी वाटर बॉडी है, जैसे हम एग्जांपल ले लें लेक, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है। एक नेचुरल प्रोसेस से भी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड होते रहते हैं। अब इस प्रोसेस में जो ओलिगोट्रॉफिक लेक होगी वो यूट्रॉफिक लेक में कन्वर्ट होने लगेगी। जहाँ पे पहले कम न्यूट्रिएंट्स थे, वहाँ धीरे धीरे वो एनरिच होने लगेगी और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड होते जाएंगे, जिसको हम यूट्रॉफिक लेक कहेंगे। और न्यूट्रिएंट्स ऐड होने की वजह से रिजल्ट क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टॉन्स का प्रोडक्शन होगा। जो प्लांट्स हैं वहाँ पे पानी के फाइटोप्लैंक्टॉन्स वो इंक्रीज होंगे, एल्गी आपकी ग्रो होगी, एक्वाटिक वेजिटेशन जो है दैट इन टर्न प्रोवाइड एम्पल फूड फॉर हर्बीवोरस जूप्लैंक्टन एंड फिश, ये सब चीज़ें, इन सब का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। तो यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस भी है। लेकिन दूसरा है, चाहे हम इसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहें या एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन कहें, ये किस वजह से होता है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं 80% नाइट्रोजन जो आपकी वाटर बॉडीज़ में ऐड होती है लेक्स या स्ट्रीम्स में, और 75% फॉस्फोरस। तो ये 2 न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं यूट्रोफिकेशन के लिए, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़? एग्रीकल्चरल फार्म्स, गोल्फ कोर्सेज, लॉन्स एक्सेट्रा। यहाँ पे ह्यूमंस क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स जब रेन होगी, ओके, तो रन ऑफ पानी वहाँ से रन ऑफ होगा, पानी वहाँ से बह जाएगा। सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा रीज़न है यूट्रिफिकेशन का, क्योंकि सॉइल इरोजन के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिवर्स और लेक्स में ऐड होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका यूट्रिफिकेशन होगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा। अब देखिए ये टर्म आ जाती है तो आप
हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता होता है कि यूट्रिफिकेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड होना। अगर हमको एक क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो हमको लिखना नहीं आएगा, तो इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन, इसलिए मैंने आपको OECD वाली डेफिनेशन बोली, वर्ड बाय वर्ड वो लिखिए, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप टाइप्स लिखिए, 2 टाइप्स मैंने आपको यूट्रोफिकेशन की बताई, राइट। डायग्राम ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा डेटा लिखिए, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आंसर राइटिंग हम कैसे करें मेंस के लिए। तो देखिए मेरी प्रेजेंटेशंस हमेशा उसी तरीके से मैंने लेक्चर्स प्रिपेयर किए होते हैं कि आपको पता चले इस ऑर्डर में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। अब डेटा थोड़ा सा देंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वे ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लेक्स, यूट्रोफिकेशन, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है यूट्रोफिकेशन? 54% ऑफ एशियन लेक्स, 53% जो यूरोप में प्रेजेंट है, 48% नॉर्थ अमेरिका में, 41% दोज इन साउथ अमेरिका एंड 28% अफ्रीका में जो लेक्स हैं वो यूट्रोफिकेशन से अफेक्टेड हैं। अब नेक्स्ट है कॉजेस, कि रीजंस क्या है यूट्रोफिकेशन के। ऑल्दो हमने डिस्कस किया जब नेचुरल पढ़ा या फिर ह्यूमन एक्टिविटी कल्चरल यूट्रोफिकेशन पढ़ा, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से हैं, अगेन एंड अगेन आ रहे हैं तो आप इनका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो गए, ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। ग्रोथ जो प्लांट्स की है इकोसिस्टम में उनको लिमिट करते हैं। अब जब वाटर बॉडीज़ में ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे तो एल्गी भी ग्रो करेगी, प्लैंक्टॉन्स ग्रो करेंगे, तो प्लांट लाइफ बहुत फेवर होगी और ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी प्लांट लाइफ की। अब रीजंस क्या है? फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस, ये भी मेजर सोर्स है न्यूट्रिएंट पोल्यूशन का। उसके बाद इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये मेन कॉजेज़ हैं यूट्रिफिकेशन के। उसके बाद जो वाटर सिस्टम है वहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशंस डेवलप होंगी, यानी हाइपोक्सिक क्या हो गया? जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन कम होती जाएगी। अब ग्रोथ ऑफ एल्गी इन यूट्रोफिक वाटर्स इज अकम्पनीड बाय जनरेशन ऑफ लार्ज बायोमास ऑफ डेड एल्गी। अब क्या होता है कि एक लेक सिस्टम है, अब इस लेक सिस्टम में एल्गी ग्रो कर रही है, हमने पढ़ा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अब बहुत ज़्यादा बायोमास जो होगा वो डेड एल्गी का भी वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। जो डेड एल्गी है उसका बायोमास इंक्रीज होगा। अब ये डेड एल्गी क्या होगा, जो बॉटम है लेक का, ये उसमें डूबने लगेगी, सिंक करने लगेगी और उसके बॉटम में जाके, सबसे नीचे जाके वहाँ बैठ जाएगी। ये जितना भी डेड एल्गी है सिंक टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। फिर ये जो डेड एल्गी है, जो बैक्टीरिया रहते हैं वो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ओके, ब्रेक डाउन करेंगे और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वो यूज़ करेंगे। जब ऑक्सीजन का ओवर कंजम्पशन होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होगी, इससे उस वाटर सिस्टम में हाइपोक्सिक कंडीशंस डेवलप होंगी। हाइपोक्सिक यहाँ पे लिखा भी है, कंडीशंस इन विच द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है। हाइपोक्सिक कंडीशंस, जो पूरा वाटर सिस्टम है उसके लोअर एंड्स पे जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो फिशेस हैं, जो वहाँ की इस तरह की एनिमल लाइफ है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सफोकेट होके मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों कहा जा रहा है? हाइपोक्सिक कंडीशंस की वजह से। यहाँ पे आप कंपैरिजन ही देख लीजिए, ये एक हेल्दी सिस्टम है, ये यूट्रोफिक सिस्टम है। हेल्दी सिस्टम में आपके कम से कम सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स के, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आ रहे, सनलाइट आ रही है तो ग्रासेस अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, एल्गी भी ग्रो कर रही है लेकिन बैलेंस्ड तरीके से ग्रो कर रही है। अब जो ये बॉटम, जो मैंने कहा कि एल्गी, जो डेड एल्गी है नीचे आके सेटल होने लगेगी, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन नीचे मिलेगी, तो ये एक हेल्दी एक्वाटिक सिस्टम है। अब यूट्रोफिक सिस्टम में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एंटर कर रहे हैं इस सिस्टम में, सनलाइट भी है। ये एल्गी जो आपको यहाँ पे कम दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने शुरू हो गई, तो आप देखिए कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो जो आपके ये बे ग्रासेस हैं ये रिड्यूस होने लग गए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह एल्गी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है। अब जो एल्गी मर रही है, डाई ऑफ, तो यहाँ पे एल्गी नीचे आके
इकट्ठा हो रही है, नीचे आके इकट्ठा हो रही है, तो एल्गल डिकम्पोजिशन शुरू हो रहा है। और यहाँ पे एक और रीज़न है कि टॉप लेयर पे भी एल्गी इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि नीचे सनलाइट भी नहीं आ पाती। और उसके बाद हाइपॉक्सिक कंडीशन जो मैंने आपको कहा वो जनरेट होती हैं, तो यहाँ पे नो और लो ऑक्सीजन हो जाएगी। लो ऑक्सीजन हो जाएगी तो जो आपकी ये फिशेस हैं, जो ये एनिमल्स हैं, ये मरने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, राइट। तो ये आप दोनों सिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब हम इसका इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अब एल्गल ब्लूम्स हमने देखा कि यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम्स हो रहे हैं, एल्गी ग्रो कर रही है वाटर बॉडीज़ पे, रिवर्स पे, लेक पे, स्ट्रीम्स पे, ओशंस पे। और जैसे मैंने आपको कहा सनलाइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी एल्गी हो गई, सनलाइट को ब्लॉक करेगी, सनलाइट ब्लॉक होगी जिससे एक्वाटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स नीचे प्रेजेंट हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। जब लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। देखिए ऑक्सीजन अलग अलग तरीक़ों से उसकी कमी हो रही है, जिससे मरीन स्पीशीज़ जो भी हैं, चाहे वो फिशेज़ हैं या बाकी एनिमल्स हैं, वो मरने शुरू हो जाएंगे, उनका नंबर कम होने शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन कम होगी, हाइपॉक्सिक कंडीशंस बनना शुरू हो जाएंगे, जिनको हम डेड जोन्स भी बोलते हैं, जहाँ पे जिनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं। इकोनॉमिक इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मरीन लाइफ में अगर ऐसा होने लग जाएगा तो बहुत लोगों का लाइवलीहुड भी इस पर डिपेंडेंट है, तो आपके इकोनॉमिक इश्यूज भी आपको दिखेंगे। अब ये जो पानी है इस तरीके का, इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है, इसका कलर और इसके वहाँ पे काफ़ी स्मेल भी आने लग जाती है। तो टूरिज़्म पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो गवर्नमेंट है उनको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो पैसा कहीं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो सकता है, अब वो डाइवर्ट होगा वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में। तो ये सब इकोनॉमिक इश्यूज़ भी आपको दिख रहे हैं। इकोलॉजिकल, तो अल्टीमेटली एक आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। दूसरा आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है कि पैसे का भी नुकसान हो रहा है। उसके बाद देखिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स बहुत जल्दी इन सिचुएशंस में ग्रो करेंगे, और फाइटोप्लैंक्टॉन स्पीशीज़ जो रहती हैं, एक तो ये किसी काम की नहीं होती, इनएडिबल होती हैं और टॉक्सिक भी होती हैं। जिलेटेनियस जूप्लैंक्टॉन्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं इस तरह के पानी में। उसके बाद एल्गी जो है वो आपको यूट्रोफिक वाटर्स में दिखेगी। मैक्रोफाइट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जो ट्रांसपेरेंसी है, पानी आपको वहाँ पे ग्रीन दिखेगा, क्लियर वाटर नहीं दिखेगा, स्मेल उसकी गंदी सी हो जाएगी, और ऐसे वाटर को ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डिप्लीट होगी, फिशेस जो है वहाँ पे मरेंगी, राइट। और इससे बहुत बार ऐसा होता है कि शेल फिश वगैरह, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, और यहाँ पे जो शेल फिश वगैरह ग्रो करती है वो ये टॉक्सिन्स कंज्यूम करती है। फिर जब वो शेल फिश का शिकार किया जाता है, उसकी फिशिंग की जाती है और ह्यूमंस उसको खाते हैं, तो टॉक्सिसिटी ह्यूमंस में भी आ जाती है, क्योंकि फूड चेन में अल्टीमेटली ये एंटर हो जाता है, ये टॉक्सिन्स। तो ये एस्थेटिक वैल्यू भी आपकी पूरी जो रिवर सिस्टम है उसका ख़राब होगा। ये देखिए किस तरह से डेड फिशेज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की इफेक्ट्स की, अब आप इसको किस में डिवाइड कर सकते हैं। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको समझ में आ गए। डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ये मैंने आपको समझाया कि बायोडाइवर्सिटी कैसे कम होगी। वाटर का टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज होगा। देखिए वाटर टॉक्सिसिटी आपकी एल्गल ब्लूम्स की वजह से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्गल ब्लूम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। किस तरह के, मैं आपको बताती हूँ। न्यूरोटॉक्सिन्स रहते हैं जो आपके ब्रेन पे सीधा अटैक करते हैं, हिपैटोटॉक्सिन्स रहते हैं, ओके। जैसे शेलफिश और मरीन एनिमल्स जिनको ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, ये उनमें एंटर कर जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब ह्यूमंस इनको कंज्यूम करेंगे, ये टॉक्सिन्स ह्यूमंस में भी आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपकी फूड चेन में एंटर कर जाएंगे। इन्वेजन ऑफ न्यू स्पीशीज़, तो जब आप इस तरह के सिस्टम में आपने देखा कि वहाँ पे जो फिशेस और एनिमल लाइफ प्रेजेंट है वो मर रही है, तो बाहर से कुछ इस तरह की स्पीशीज़ आके वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगी, जो कि जिनको वो सिचुएशन, लो ऑक्सीजन या जो भी यूट्रोफिक लेक या वाटर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सूटेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरह की स्पीशीज़ आने लगेंगी जो कि यूज़फुल भी नहीं है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स इसके क्या हैं कि डेफिनेटली इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वाटर जो एंटर करता है उसको पहले हमको ट्रीट करना चाहिए वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करना चाहिए थ्रू हार्वेस्टिंग। एल्गल ब्लड, जो भी एल्गल ब्लूम है, उसको रिमूव करना चाहिए।
जो प्रेसिपिटेंट्स हैं जैसे एलम हो गया, लाइम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिजियो को केमिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको पानी से हटाने के लिए। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिपिटेशन। जो फॉस्फोरस है उसको प्रेसिपिटेशन से पानी से रिमूव किया जा सकता है। नाइट्रोजन को नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन से रिमूव किया जा सकता है। या इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिशेस होती हैं, प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को यूज़ करेंगे, अगर उनको इंट्रोड्यूस कर दें तो भी उस वाटर सिस्टम की क्लीनिंग हो सकती है। तो कन्वेंशनली देखें कुछ मेथड्स हैं जो यूट्रोफिकेशन को कम करते हैं, एक्सेस न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन लंबे समय में ये मेथड्स बहुत ही इनइफेक्टिव प्रूव हुए हैं और एक्सपेंसिव भी। तो देखिए ये जो मेथड्स हमने बोले ये प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, लेकिन जिन लेक्स की वाटर सिस्टम की हालात बहुत ही ख़राब हैं तो वहाँ पे हमको डीप वाटर जो है रिमूवल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वाटर वो देनी पड़ेगी। सेडिमेंट्स जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। ऑक्सीजन जो है ऐसे एरियाज़ में हमको सप्लाई करनी पड़ेगी, ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर फॉर रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल कंडीशंस, ताकि वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़े ना, ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी। केमिकल से प्रेसिपिटेशन जो है फॉस्फोरस की, और जैसे कि आयरन ऐड करके, एल्युमिनियम सॉल्ट्स ऐड करके, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में ऐड करके फॉस्फोरस को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। जैसे नाइट्रोजन के लिए डीनाइट्रिफिकेशन वाली तरीके हमने बताए, तो ये क्यूरेटिव प्रोसीडियर्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो वाटर है ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है, हमारी हेरिटेज है। और वैसे भी जिस तरह के रिपोर्ट्स हम आजकल पढ़ते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, चाहे पानी बहुत प्रेजेंट है अर्थ पे, लेकिन उस पर यूजेबल फॉर्म में बहुत कम है। तो हमें इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। ये सारे स्टेप्स हमको समझने पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम समझनी पड़ेंगी अगर हम इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये जो मैनेजमेंट है, यूट्रिफिकेशन को ट्रीट करना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। एक चीज़ करके हम इसको रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे हमको कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। साइंटिस्ट्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, और इवन की नॉर्मल कॉमन पीपल, सिटीजन्स, उनकी ज़रूरत है कि मिलके हम यूट्रिफिकेशन को या इस तरह की इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को डील करें। थैंक यू सो मच। जो PDF है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा।